हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम अपनी एमकॉम फर्स्ट ईयर की यूनिट 1 की सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर की यूनिट 1, जो कि हमने कल आधी कंप्लीट कर ली थी और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। So let's start our video. Functions of managers. It may be interesting to note that the three terms organization, management and manager are quite different from each other, yet for practice purpose they are inseparable. हमने ये चीज़ देखी अभी तक कि ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और मैनेजर्स ये क्या है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत अंतर है इन दोनों तीनों के बीच में, बट लेकिन अगर प्रैक्टिकल पर्पज़ से देखें ना हम, तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल इनसेपरेबल है। मतलब तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक, वी नीड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेरियस पर्पसेस एज दे फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ सोसाइटी। हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नीड्स होती हैं। उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें सोसाइटीज़ में किसकी ज़रूरत होती है? ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है। Once an organization exists, there is need for establishing sound principles of management for its efficient and effective functioning. जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करने लग जाती है, मतलब एस्टेब्लिश हो जाती है, एग्जिस्ट करने लग जाती है, तो तभी तुरंत ही मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, उसको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने लग जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम कर पाए। ठीक है, then for establishing sound principles of management, we need managers who have ability, required skills, proper motivation and satisfaction, and never ending zeal to achieve new lights. तो उसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमें मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। और मैनेजर्स की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है, उनकी मतलब रिक्वायर्ड स्किल्स की ज़रूरत होती है, हमें प्रॉपर मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है, और एक ऐसा करेज चाहिए होता है कि सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो पाएँ पूरे। ठीक है, हम ग्रो कर पाएँ अपने बिज़नेस को। इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और मैनेजर्स परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एंड सर्टेन रोल्स, और मैनेजर ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बहुत सारे फंक्शंस और रोल्स प्ले करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। मतलब मैनेजर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो करता क्या क्या है एग्जैक्टली। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर परफॉर्म करता है। अब हम इनको ना मतलब ब्रीफली पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब है सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक प्रोसेस है बाय विच अ मैनेजर anticipates the future and discover alternative courses of action open to him. प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर फ्यूचर के लिए डिस्कवर करता है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक है, ठीक, प्लानिंग में मतलब मैनेजर ये प्लान करता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे कि गोल अचीव हो पाए, क्या क्या उसको डिसीजंस लेने होंगे कि हमारा गोल अचीव हो पाए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना होगा कि गोल अचीव हो पाए। किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। फिर है विजन। विजन क्या होता है? विजन रेफर्स टू क्रिएटिंग एंड आर्टिकुलेटिंग अ रियलिस्टिक, credible, attractive position of the future of an organizational unit that grows out of and improves upon the present situation. विजन क्या होता है? कि एक क्रिएट करना रियलिस्टिक चीज़। ठीक है, रियलिस्टिक एक इमेज क्रिएट करना जिसको कि हमने फ्यूचर में जहाँ तक पहुँचना है, मतलब जिसको फ्यूचर में अचीव करना है। मिशन क्या होता है? मिशन refers to the broad purpose that the society expect the organization to serve. Mission statement are broad and value driven. मिशन क्या होता है? मिशन एक ऐसा पर्पस होता है जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अचीव करना होता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, गोल क्या होता है? गोल रेफर्स टू अ फ्यूचर स्टेट और कंडीशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे आर रियलाइज्ड। और गोल क्या होता है? गोल ये मतलब फ्यूचर के लिए होते हैं, तीनों ही फ्यूचर के लिए होते हैं, फ्यूचर पे बेस्ड होते हैं, विजन, मिशन और गोल। ठीक है, गोल क्या होता है? कि मिशन को फुलफिल करना ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाए। ठीक, नेक्स्ट उसके अंदर क्या था? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है?
ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर एंड एलोकेशन ऑफ जॉब्स आर डिटरमाइंड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, और इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर क्या होता है कि मैनेजर एक मतलब क्या करता है, स्ट्रक्चर करता है और एलोकेट करता है, बांटता है जॉब्स को। ठीक है, कि क्या क्या काम होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, लाइक वो एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, प्लान्स को मैनेज करता है, टास्क रेडी करता है। ठीक है, किसको क्या अथॉरिटी देनी है ये सब करता है। ठीक, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस इन्वॉल्व्स 4 सब फंक्शंस। ऑर्गेनाइजिंग के 4 सब फंक्शन होते हैं। पहला, डिफाइनिंग द नेचर एंड कंटेंट ऑफ ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या होता है कि ये बताना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस जॉब का नेचर क्या है और उसका कंटेंट क्या है, मतलब इस जॉब के अंदर, इस पोजीशन के अंदर होगा क्या। फिर उसके बाद है डिटरमाइनिंग द बेसिस फॉर ग्रुपिंग द जॉब टुगेदर। क्या रीज़न है जॉब्स को ग्रुप करने का। ठीक है, एक साथ, मतलब कौन से लोगों को एक साथ रखना है, कौन से डिपार्टमेंट में डालना है, ये इसका क्या रीज़न है। ठीक है, इसका क्या बेस है। फिर उसके बाद है डिसाइडिंग द साइज़ ऑफ द ग्रुप, मतलब ग्रुप का साइज़ कितना होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट में कितने लोग होने चाहिए, एक ग्रुप के अंदर कितने लोग होने चाहिए। ठीक है, फिर है डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू द असाइंड मैनेजर्स, और अथॉरिटी डेलीगेट करना मैनेजर्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सेलेक्ट, ट्रेन, प्रमोट एंड रिटायर सुबॉर्डिनेट्स। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर सेलेक्ट करता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उन्हें प्रमोशन प्रोवाइड करता है, और उनकी जब टाइम पीरियड फिनिश हो जाता है कंपनी में काम करने का, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो उनको रिटायरमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द सुबॉर्डिनेट इज गाइडेड टूवर्ड्स कॉमन गोल। मतलब डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, मतलब गाइड किया जाता है, ताकि वो ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर पाए प्रॉपरली। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है यहाँ से कि मतलब वो जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं गोल को अचीव करने के लिए, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना ताकि वो गोल ईजिली अचीव हो पाए। फिर उसके बाद क्या आता है? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच आइडियाज़ आर ट्रांसमिटेड टू अदर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट। कम्युनिकेटिंग क्या होता है कि अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, ताकि जो भी हमको अचीव करना है वो इजीली अचीव कर पाएँ। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपने आइडियाज़ को ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है अदर लोगों तक, ताकि जो हमारा गोल है उसको अचीव कर पाएँ हम। फिर है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉन्टिन्यूसली चूजन फ्रॉम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ डिजायर्ड रिजल्ट। डिसीजन मेकिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक कॉन्शियसली किसी चीज़ को चूज़ कर लिया जाता है, कोई डिसीजन ले लिया जाता है, ताकि जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो प्रॉपरली अचीव हो पाए, मतलब हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो अचीव हो पाए। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इट इज़ द प्रोसेस दैट मेजर्स करंट परफॉर्मेंस एंड गाइड्स इट टूवर्ड्स सम प्रीडिटरमाइंड गोल। गोल, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर करंट परफॉर्मेंस को गाइड किया जाता है कि उनको गोल तक कैसे पहुंचना है उस परफॉर्मेंस के थ्रू। ठीक है, द कंट्रोलिंग फंक्शन इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ विच मैनेजर्स अंडरटेक टू एश्योर दैट एक्चुअल आउटकम आर कंसिस्टेंट विद प्लान्ड आउटकम। द कंट्रोल ये कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है? एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो मैनेजर परफॉर्म करता है, ताकि जो उसका एक्चुअल आउटकम है वो कंसिस्टेंटली जो उन्होंने प्लान किया था उसके साथ मूव करे, उसी डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, और कंट्रोलिंग के अंदर 3 बेसिक कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, इंफॉर्मेशन और करेक्टिव एक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे? रोल्स ऑफ मैनेजर पे। रोल्स ऑफ मैनेजर्स क्या क्या होते हैं? रोल्स क्या है? सबसे पहला रोल बताया गया है कि इंटरपर्सनल रोल्स होते हैं, जैसे कि लीडिंग, लाइजेंस, सिंबल, फिगर हेड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं
In their interpersonal roles, managers act as a figurehead, lead, and interact with members of the organization within the department or outside the department. इंटरपर्सनल रोल के अंदर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, एक तो एक लीडर की तरह काम करता है और जो इंटरेक्शन करता है कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोगों से भी और डिपार्टमेंट्स के अंदर वाले लोगों से भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। ठीक है, मतलब मैनेजर सबसे डील करता है, एक तरह से इंटरेक्शन करता है। ठीक, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थ्री रोल्स, लीडिंग, लाइजन एंड सिंबल फिगर। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि लीडिंग क्या होता है। लीडिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ मैनेजर। अ मैनेजर सुपरवाइज अ नंबर ऑफ पर्सन रिपोर्टिंग टू हिम। लीडिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैनेजर का, जिसके अंदर मैनेजर सुपरवाइज करता है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जो कि उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग द subordinates। मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे मोटिवेट करना है अपने subordinates को और डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है कि किस तरह से उन्हें काम करना है। Through the role of leading, a manager helps subordinate to visualize the plan of action and helps them to achieve the result through committed performance। मैन लीडिंग रोल के साथ मैनेजर क्या करता है, सुबॉर्डिनेट्स को हेल्प करता है विजुअलाइज करने में, एक तरह से मतलब एक इमेजिनेशन कह सकते हैं हम, विजुअलाइज करने में प्लान ऑफ एक्शन, ताकि वो उनका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो उनकी परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट हो पाए, कमिटेड परफॉर्मेंस के साथ। कमिटेड परफॉर्मेंस इन द सेंस कि हाँ, हमें ये कंप्लीट करना ही करना है, इस वाले टाइप से। फिर है लाइजन। लाइजन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है मैनेजर का। लाइजन मीन्स मेंटेनिंग अ नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन विद आउटसाइडर्स हु मैटर। लाइजन का मतलब होता है कि मैनेजर का रिलेशन मेंटेन करना या इंटरेक्शन करना किससे, जो लोग इम्पॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बट लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कह सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर हेडिंग अ प्रोडक्शन यूनिट नीड्स टू मेंटेन रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस फोर्स, सिविल अथॉरिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, थ्रू दिस रोल अ मैनेजर एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद दोज हु मैटर इन मैनेजिंग द एक्टिविटीज़ इन हैंड। मतलब मैनेजर का रिलेशन मेंटेन करना है एक्सटर्नल फैक्टर्स से, ताकि उसको ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट ही हो आगे भी जाके। ठीक, अ मैनेजर इज़ अ सिम्बॉलिक हेड ऑफ अ फर्म। फिर क्या कह रहे हैं, सिम्बॉलिक हेड होता है एक फर्म का ऑफ एन यूनिट और अ डिपार्टमेंट। मतलब मैनेजर एक सिम्बॉलिक हेड होता है फर्म का भी, यूनिट का भी और डिपार्टमेंट का भी। ठीक है, यूनिट में कम लोग होते हैं, डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है। You are aware of the role of the head of the family. In the same way, a manager symbolizes the role of figurehead because she has to perform a number of duties of legal or social nature। तो जैसे हम अपने घर में देखते हैं ना, फैमिली का हेड होता है, लाइक हमारे फादर, वो कौन होते हैं, फैमिली के हेड होते हैं, सबसे ज़्यादातर मेन डिसीजंस वही लेते हैं। ठीक है, और किस तरह से क्या करना है वो सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। तो उसी तरह से मैनेजर का भी ये रोल होता है, जिसको बहुत सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, सोशल नेचर की भी और लीगल नेचर की भी। ठीक है, अब आते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स क्या होते हैं मैनेजर के। मॉनिटरिंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और स्पोक्स पर्सन। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशनल रोल्स क्या होते हैं। मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजर सीक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अदर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, द कैपेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशनल रोल के तौर पे अगर हम देखें तो मैनेजर का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लेना और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थ्री रोल्स, मॉनिटरिंग, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्पोक्स पर्सन। अब हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं, अ मैनेजर एक्ट एज अ नर्व सेंटर फॉर रिसीविंग ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशन। जैसे नर्वस सिस्टम होता है ना हमारा, कि जिससे जिससे पूरी बॉडी ऑपरेट कर रही होती है, जिससे पूरी बॉडी फंक्शन कर रही होती है, उसी तरह से मैनेजर भी क्या होता है, एक नर्व सेंटर की तरह काम करता है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, वो रिसीव करता है। ठीक है, सबसे। थ्रू द रोल ऑफ द मॉनिटरिंग, अ मैनेजर रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, द मैनेजर यूटिलाइज सच इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली। एक मॉनिटरिंग की तरह रोल प्ले करता है, और जिसमें कि वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है एक्सटर्नल से भी, इंटरनल फैक्टर्स से भी, और उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज करता है प्रॉपर वेज में। ठीक है, फिर है, वंस अ मैनेजर हैज़ गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, ही शी नीड्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग इंटरनल एम्प्लॉयज़ फॉर
प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जैसे ही मैनेजर कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है बाहर से या अपने इंटरनल फैक्टर्स से, तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको वो इन्फॉर्मेशन अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को बतानी होती है ताकि वो काम को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है। थ्रू मीटिंग, ईमेल, सर्कुलर्स, नोटिस, ऑफिस ऑर्डर्स एक्सेट्रा, मैनेजर एक्ट एज अ डिसेमिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली टू सबॉर्डिनेट्स। वो किसी भी फॉर्म में कर सकता है, लाइक ईमेल की फॉर्म में, सर्कुलर्स की फॉर्म में, नोटिस की फॉर्म में। ठीक है। तो मतलब एक मैनेजर किस तरह से एक्ट करता है, डिसेमिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली टू सबॉर्डिनेट्स, मतलब डिसेमिनेटर ऑफ इन्फॉर्मेशन की तरह काम करता है, किसके लिए, सबॉर्डिनेट्स की तरह। फिर है एज अ स्पोक्स पर्सन। सो स्पोक्स पर्सन क्या होता है, अ मैनेजर इज ऑथराइज टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स। मैनेजर के पास ये राइट अथॉरिटी होती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर्स से शेयर कर सकता है। ठीक है। द मैनेजर में शेयर इन्फॉर्मेशन विद आउटसाइडर्स अबाउट प्लान, स्ट्रेटजी एंड फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है कि उसके प्लान्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हैं, फ्यूचर में डायरेक्शंस क्या क्या होंगी ऑर्गेनाइजेशन की। द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन मे बी थ्रू कॉन्फ्रेंस मीटिंग, द प्रेस और बोर्ड मीटिंग, इंटरव्यूज एक्सेट्रा। और वो इन्फॉर्मेशन किस रूट से वो शेयर कर सकता है, किस वे से वो शेयर कर सकता है, वो कॉन्फ्रेंस से भी कर सकता है, प्रेस मीटिंग से भी कर सकता है, बोर्ड मीटिंग से भी कर सकता है और इंटरव्यूज से भी कर सकता है। अब मैनेजर के डिसीजनल रोल्स क्या होते हैं। ठीक है। टेकिंग इनिशिएटिव, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ठीक, ये सारे क्या होते हैं, डिसीजनल रोल्स होते हैं किसके, मैनेजर के। फिर अब हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं और एक्सप्लेन में। देखो, टेकिंग इनिशिएटिव में क्या होता है, टेकिंग इनिशिएटिव इज़ लाइक, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज़ रेडी हो रहे हैं बट लेकिन मैनेजर तो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। ठीक है। इनिशिएट करने के लिए, किसी काम के लिए भी इनिशिएटिव लेने के लिए, तो मतलब टेकिंग इनिशिएटिव रोल, मतलब एक एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। उसके अंदर ये क्वालिटी होनी ही होनी चाहिए। हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम इन द सेंस लाइक कुछ कंप्लीट नहीं हुआ टास्क, या मतलब कुछ बनाया था वो सही नहीं था, बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स से कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, तो उन सबको हैंडल करने की भी एबिलिटी किसके पास होनी चाहिए, गट्स किसके पास होने चाहिए, मैनेजर के पास होने चाहिए। ठीक है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना ताकि प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए और रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ हो पाएँ। ठीक है। आउटपुट अच्छा निकल के आ पाए, ये भी उसकी मतलब उसका रोल होता है मैनेजर का, जो कि उसे अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए और उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज को एलोकेट करने की प्रॉपरली। फिर है नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग मतलब नेगोशिएट करना आना चाहिए किसी भी मैनेजर को अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो, क्योंकि नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। इंटरनल भी, इंटरनल फैक्टर्स में भी और एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी, ताकि उसको बेनिफिट्स हो पाएँ और रेवेन्यू भी अच्छा आ पाए, इसलिए उसको नेगोशिएशन आना चाहिए अच्छे से। फिर हम आ जाते हैं आगे, ऑर्गेनाइजेशनल एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या कंसीडर करेंगे इसमें, देखो क्या कह रखा है। MC Farland describes management as the process by which manager create, direct, maintain and operate for purposive organization through systematic, coordinated and cooperative human efforts. MC फार्लैंड ने डिस्क्राइब किया है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर क्या करता है, क्रिएट करता है, डायरेक्ट करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस किसके थ्रू, सिस्टमैटिक, कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू। मतलब मैनेजर का काम क्या क्या होता है इसके अंदर करना, कि क्रिएट करना न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मेंटेन करना, ऑपरेशंस प्रोवाइड करना, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब करना, पर लेकिन किस तरह से, सिस्टमैटिक तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से, कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स से, मतलब ह्यूमंस के एफर्ट्स से। ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट शुड बी सच दैट इट शुड लीड टू इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एक डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी अचीवमेंट हो पाए। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग नीड टू कंटिन्यू इफेक्टिवली एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। जो प्रोसेस है ना, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, ये इफेक्टिवली चलते रहने चाहिए जब तक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो पाए। ठीक है। जब तक नहीं हो पाता तब तक ये कंटिन्यू रहने चाहिए। फिर आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं,
हिक्स ने आइडेंटिफाई किए थे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरियस पैरामीटर्स पे, ठीक है। सबसे पहला क्या है इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है, जिसके अंदर रूल्स होते हैं, रिजिड होती है, फिक्स्ड होती है, डिफाइंड होती है, ड्यूरेबल होती है, ठीक है। मतलब उनका सब कुछ एक तरह से प्री प्लान्ड होता है और उस प्लान पे ही वर्क करता है आगे। बट लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लूज होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है, अनडिफाइंड होते हैं, स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये किसी भी तरह से कोई भी किसी को भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। रिजिडिटी नहीं होती इसके अंदर, कोई भी फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट लाइक कुछ भी करना है ठीक है, मतलब कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, स्पॉन्टेनियसली कुछ भी हो सकता है, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल डिफाइन द एक्सट्रीम्स ऑफ अ कॉन्टिन्यूम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल टाइप, ठीक है। फिर हम आगे वाले पे चलते हैं, आगे क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आती है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सी किसके ऊपर बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर। मतलब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेंबर्स क्या है उसके बेसिस पे है ये प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कंप्लीट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। बट सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके अंदर कुछ भी मतलब इमोशंस का, फीलिंग्स का, एटीट्यूड्स का तो कोई भी रिलेशन होता ही नहीं है दूर दूर तक। फिर उसके बाद क्या है, again in actual practice it would probably be impossible to find a complete pure form of organization। actual practice में तो ये impossible है कि pure form of organization हम ढूंढ पाएँ, ठीक है। तो फिर उसी के लिए क्या बताया, ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस वी कैन ब्रॉडली आइडेंटिफाई फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लासीफाई किया है, कौन सी होती हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लाइक चैरिटीज़, पब्लिक स्कूल्स, पार्क, जू, रोड्स एक्सेट्रा। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है, पार्टनरशिप फॉर्म्स, प्रोप्राइटरशिप, कॉपरेशंस, ठीक है, लाइक कॉरपोरेट। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, लाइक टेम्पल्स, चर्च, ठीक है। प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, कोर्ट, सिटीज़, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, फ्रेटर्निटीज़, क्लब्स, टीम्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या है, चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज़ ऑलवेज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि चेंजिंग एनवायरनमेंट हम देखते हैं, इसका ऑल हमेशा से एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट, मतलब एक बहुत ग्रेट इम्पैक्ट रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बिफोर अंडरस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन लेट अस फर्स्ट रिव्यू द रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग लास्ट वन डिकेड। तो पहले फीचर्स अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखते हैं कि लास्ट डिकेड्स में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या रैपिड चेंजेस आए हैं, ठीक है। द इकोनॉमी हैज़ बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। इकोनॉमी कैसी हो गई है, कॉम्पिटिटिव हो गई है पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत मतलब स्टिफर कंपटीशन फेस करना पड़ता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वेरियस इकोनॉमीज आर जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर टू एंजॉय हायर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दिस फर्दर क्रिएट्स मोर चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब वेरियस इकोनॉमीज क्या है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है अपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल को बढ़ाने के लिए, तो जिससे क्या हो गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। गैंट ऑर्गेनाइजेशंस आर जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर थ्रू मर्जर और एक्विजिशन टेक ओवर्स। ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, मर्जर्स कर रही हैं, एक्विजिशंस कर रही हैं, टेक ओवर्स कर रही हैं, दस एंजॉइंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बीइंग बिग। मतलब वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने के लिए क्या कर रही हैं, मर्जर्स कर रही हैं, एक्विजिशंस कर रही हैं, ठीक है। इन दिस सिचुएशन डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल आर फाइंडिंग इट टफ टू सर्वाइव एंड ग्रो, जिसकी वजह से डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए डिफ़िकल्ट पाया जा रहा है, मतलब वो डिफ़िकल्ट हो रही हैं, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म का एरा क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, अब दिखता ही नहीं है कहीं पे भी दूर दूर तक।
टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन पावर की क्या बनती जा रही है, सब्स्टिट्यूट बनती जा रही है, मतलब ह्यूमंस की जगह टेक्नोलॉजी है वर्क करने पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंडिया। जो नेशनल इकोनॉमी के अंदर है उसके अंदर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि कौन सी कंट्रीज़, इकॉन इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिकमिंग रूल्स ऑफ गेम इन बिजनेस। प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट में नया आना और प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आते जाना, ये क्या कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, एक तरह से गेम, मतलब एक तरह से गेम ही बन गया है रूल्स का। ठीक है, कि जैसे कि हर हर दूसरे दिन क्या हो जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है, प्रोडक्ट इनोवेशन हो जाता है, कोई नया तरह का प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब ये चीज़ बढ़ती जा रही है धीरे 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 धीरे। विद फास्ट ग्रोइंग कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर एंड सर्विस प्रोवाइडर, इट इज टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू डिक्टेट द टर्म्स इन द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, उनको बहुत कंपटीशन देखने को मिल रहा है अपने आप को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। डिमांड और सप्लाई में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है अपने, मतलब कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए सप्लाई चेन की वजह से, क्योंकि सप्लाई चेन में भी इतने सारे इन्वॉल्वमेंट आ गए हैं ना, मतलब इतने सारे बीच में मिडल मैन्स आ गए हैं कि अब मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं तो किसी और सोर्स से पहले ही पहुंच जाती है चीज़ें। ठीक, फिर हम आ जाते हैं आगे। सच चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑन कॉन्टीन्यूस बेसिस। जो हमने अभी ऊपर तक पढ़े वो सारे कैसे होते जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। द चेंजेस लिस्टेड above आर नॉट exhaustive but only indicative. Such changes in economic environment have created impact on modern organization। इन सब ने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, तो हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं अब। क्या कह रहा है, there is tendency towards organization becoming smaller with respect to the size of manpower। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अब क्या देखा जा रहा है कि जो मैन पावर के, मतलब ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में हम देखें तो स्मॉलर होती जा रही है टेंडेंसी उनकी। ठीक है, और जो नंबर ऑफ लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन की वो रिड्यूस होती जा रही हैं। ठीक है, टॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गिविंग वे टू अ फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इवन इन सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब टॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या दे रहा है, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक तरह से रूट प्रोवाइड कर रहा है। फिर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू आर बिकमिंग फोकल पॉइंट्स ऑफ बिजनेस। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन और शेयर होल्डर्स की वैल्यूज़ को एनहेंस करना सबसे मेन पॉइंट बन गया है बिजनेस का। ठीक है, फ्लेक्सी टाइम और फ्लेक्सी प्लेस आर मोर फ्रिक्वेंटली बीइंग अप्लाइड। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉपरली ईजिली अवेलेबल होती जा रही है चीज़, कि फ्लेक्सी टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम और फ्लेक्सिबल प्लेस हो, उसी कस्टमर के हिसाब से सब कुछ होता जा रहा है। क्वालिटी ओरिएंटेशन इज़ बीइंग मोर फोकस्ड। मतलब क्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, फिर है विद द इंक्रीज ऑफ एडवेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ मोर एम्पावरमेंट एट द लेवल ऑफ मिडल management as well as the level of junior management as they have first hand feel of and information about customer needs। विद द इंक्रीज, मतलब इनकी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा पावर किस में है, मिडिल लेवल में और जूनियर लेवल में। ठीक है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा फर्स्ट हैंड और कस्टमर नीड्स का पता होता है, इन्फॉर्मेशंस का। ठीक है, विद दिस चेंज अपार्ट फ्रॉम अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन गेटिंग ओवरहॉल्ड, मोर ऑफ लेटरल as well as informal communication within the organization structure are being promoted। informal organization communication structure ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, मार्केट के अंदर individual learning and organizational learning are emphasized because any technology or any concept both are getting subject to depletion very fast। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ड्यू टू मोर एडवेंट ऑफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस कल्चर इशूज विद इन द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आर गेनिंग इंपॉर्टेंस। हाँ, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आने की वजह से क्रॉस कल्चरल इशूज आ रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस की बाहर भी इंपॉर्टेंस गेन होती जा रही है। फिर है कंसेप्ट ऑफ परमानेंट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन being replaced by outsourcing the activities of the department where job is repetitive। खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे रिप्लेस होता जा रहा है। बस यूनिट 2 में अभी यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको और इसके अलावा कौन से टॉपिक्स के लिए वीडियो चाहिए, मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी आपको। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना।